पहले मैं 7 से 8 लोग थे, अगर वो भी ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर हम इसको डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलें भारत। तो ये जो है, जो एसिड डाइल्यूट एसिडिक रेडिकल्स हैं, ये ज़रा वीक, आप समझ लें कि ये वीक एसिड्स के हैं। और हैं भी ये वीक एसिड्स के, ये देख लें, ये कार्बोनेट भी वीक एसिड से आया हुआ है। HCO3 हमने एसिड बेस में भी ये पढ़ा कि बाइकार्बोनेट एक वीक एसिड है। सल्फाइड आयंस जो हैं वो वीक एसिडिक बिहेवियर रखते हैं। सल्फाइड आयंस, सल्फेट की बात नहीं कर रहे। तो थायोसल्फेट और नाइट्राइट, क्योंकि नाइट्रिस एसिड वीक है, नाइट्रिक एसिड स्ट्रांग है। तो जो नाइट्रेट आयन है HNO3 से जो आया वो कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप में, जो वीक एसिड से है वो इधर है। तो इनको डाइल्यूट एसिड जो है वो, अब ये जो है ये कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप, इनको इसलिए कहते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड इनको रिप्लेस कर सकता है। तो आप कंसंट्रेटेड एसिड डालेंगे तो क्लोराइड किसी गैस की सूरत में निकल जाएगा, ब्रोमाइड किसी गैस की सूरत में निकल जाएंगे, आयोडाइड, नाइट्रेट, ऑक्सलेट, एसीटेट। ठीक। तो जो सल्फेट और फॉस्फेट है, अब सल्फेट की मौजूदगी में एक और सल्फेट आ जाए तो वो उसको रिप्लेस तो नहीं करेगा, वो सॉल्यूशन के अंदर ही रहेगा। सल्फेट फॉस्फेट को भी रिप्लेस नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है कि अगर डाइल्यूट एसिड से भी रिएक्शन ना हो, कंसंट्रेटेड से भी ना हो, इसका मतलब है कि उसमें कोई ऐसा रेडिकल मौजूद है जो कि उसी जैसा है या उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसका उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं हो सकता। वो स्पेशल ग्रुप है एसिडिक रेडिकल है, फॉस्फेट और सल्फेट। अब इनको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से रेडिकल, ये बेसिक रेडिकल्स हम बाद में करते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं जनाब एसिडिक रेडिकल। अच्छा, अब अगर आप एक साल्ट लेते हैं उसमें डाइल्यूट एसिड ऐड करें तो जो गैस निकलेगी ना, उससे आप आइडेंटिफाई करना है। अगर तो कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस निकलती है, इफर्विसेंस भी होती है, तो वो CO2 हो सकती है। और CO2 कब होगी? जब कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट मौजूद होंगे, उनसे CO2 गैस इवॉल्व होती है एसिड के साथ रिएक्शन के बाद। अगर रॉटन एग स्मेल होती है, इसका मतलब है कि वो H2S गैस है। सल्फाइड आयंस जो है हाइड्रोजन के साथ मिलकर H2S गैस बना लेंगे, तो वहां पे सल्फाइड रेडिकल मौजूद होगा। इसकी निशानी ये है कि ये लेड एसीटेट के साथ रिएक्ट करके पेपर को ब्लैक कर देंगे। अब ये क्या होता है, इसका रिएक्शन भी समझ लें कि लेड एसीटेट जो है, जब इसका रिएक्शन करवाया जाएगा तो ये टोटली आयनाइज हो जाता है, जल्दी आयनाइज हो जाता है, लेड और एसीटेट आयंस। तो लेड आयंस फौरन सल्फाइड आयन के साथ मिलकर लेड सल्फाइड बना लेते हैं। तो वो लेड सल्फाइड का कलर होता है जी ब्लैक। तो इसलिए जो सल्फाइड आयन या H2S गैस है वो लेड एसीटेट को ब्लैक, PPT या पेपर को ब्लैक कर देती है। अगर आप लेड एसीटेट से भीगा हुआ पेपर उसके पास देखें। अब ये कलरलेस है सारी गैसेस। अब कलरलेस गैस है लेकिन बर्निंग सल्फर लाइक स्मेल है। तो इसका मतलब है कि उसमें थायोसल्फेट आयंस मौजूद हैं। क्योंकि सल्फर थायोसल्फेट में जब आप ऐड करते हैं, एक और इसकी निशानी भी है कि एक तो पंजन स्मेल आती है, और इसके सल्फर जो है ना वो नीचे बैठा हुआ वो पीले रंग का नजर आता है, थायोसल्फेट। तो जो सल्फर प्रोड्यूस होता है उसकी बर्निंग से भी हमें बर्निंग सल्फर जैसे स्मेल आती, थायोसल्फेट है। अब थायोसल्फेट की निशानी है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर को ग्रीन कर देता है। तो ये जी, उसके बाद अगर कलरलेस है लेकिन पंजेंट स्मेल है और साथ में बर्निंग ऑर्डर भी है, फिर वो सल्फ SO2 गैस भी हो सकती है, SO3 गैस भी हो सकती है। तो इसने भी ऐसे ही करना है, SO2 गैस ने। तो इन दोनों का फर्क क्या होगा? फिर यहाँ भी पंजेंट स्मेल है और यहाँ भी पंजेंट स्मेल है। तो याद रखिए, जो थायोसल्फेट में जो येलो PPT या येलो रेजिड्यू नीचे टेस्ट ट्यूब में नजर आएगा, लेकिन इसमें नजर नहीं आएगा। स्मेल दोनों की एक जैसी है, गैस एक जैसी है। फिर अगर पंजेंट स्मेल है लेकिन वो फेरस सल्फेट सोल्यूशन को ब्लैक कर देती है, फिर वो नाइट्राइट आयन मौजूद होगा और NO2 यहाँ पे गैस हो सकती है। NO2 का FSA में मौजूद है, NO2 का रिएक्शन उसके साथ। ये देखें जी, अगर इनसॉल्युबल है तो फिर तो उसके टेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है, पर हम आपने FSC के प्रैक्टिकल्स में पढ़ा, इसकी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। कन्फर्मेटरी टेस्ट देख लेते हैं, इनकी केमिस्ट्री भी समझते हैं। सल्फाइड आयन के लिए ये मैं आपको पहले भी चुका हूं कि जो सल्फाइड आयन है इस लेड के साथ मिलकर लेड एसीटेट बनाते हैं। सिल्वर के साथ मिलकर भी सिल्वर सल्फाइड बनेगा, जो कि ब्लैक PPT। सोडियम नाइट्रोक्साइड जो वायलेट कलर पैदा करता है सल्फाइड आयन के साथ मिलकर। थायोसल्फेट में सिल्वर नाइट्रेट YPPT बनेंगे, जो ऐसे ऐसे येलो हो जाएंगे सल्फर की मौजूदगी की वजह से।
ठीक है जी। आयोडीन, कलर ऑफ आयोडीन जो ब्राउन कलर है आहिस्ता आहिस्ता डिसअपियर हो जाएगा, क्यों? आयोडीन का इसके साथ रिएक्शन हो जाता है। ये एफएससी में आयोडोमेट्रिक की टाइट्रेशन में भी ये रिएक्शन मौजूद है। अगर सल्फाइड मौजूद है तो सल्फाइड KMnO4 के सॉल्यूशन को डिस्चार्ज कर लेता है, कलर डिस्चार्ज हो जाता है। तो सल्फाइड जो है एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो KMnO4 के साथ जब इसका रिएक्शन करवाया जाएगा तो ये एक दूसरे को ऑक्सीडाइज और रिड्यूस कर देंगे, और KMnO4 का कलर जो है डिस्चार्ज हो जाएगा। ब्रोमीन वाटर ऐड कर सकते हैं, ब्रोमीन वाटर भी अनसैचुरेशन बताता है, इसमें सल्फाइड में अनसैचुरेशन भी मौजूद है, इसलिए कलर ऑफ ब्रोमीन भी हो जाएगा और KMnO4 का भी डिसअपियर हो जाएगा। नाइट्राइट जो है ये भी ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, इसमें भी अनसैचुरेशन होती है, KMnO4 उसको कलर डिस्चार्ज इसका कर सकता है। कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप में कौन से हैं? अब ये तो तय है कि जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करेंगे या कंसंट्रेटेड एसिड ऐड करेंगे तो गैस निकलेगी। अगर तो ब्राउन पंजर स्मेल वाली गैस है तो ये नाइट्रेट हो सकता है, क्योंकि NO2 गैस निकल सकती है और ये फेरस सल्फेट पेपर को ब्लैक करती। रेडिश ब्राउन या ऑरेंज गैस निकले तो ये ब्रोमीन हो सकती है। वायलेट निकले तो आयोडीन हो सकती है, क्योंकि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होती। तो आयोडीन और ब्रोमीन के तो कलर से हमें पता चल जाएगा, लेकिन कलरलेस है और पंजेंट भी है, फिर HCl गैस का कोई कलर नहीं होता। तो फिर हमें उसका आइडेंटिफाई करने के लिए कि वाकई HCl है, हम क्या करते हैं, एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड से भीगा हुआ एक रॉड उसके करीब लाते हैं, तो फौरन HCl का उसके साथ रिएक्शन हो जाता है और वो वाइट हो जाता है अमोनियम क्लोराइड बनने की वजह से। तो ये निशानी है HCl गैस की। तो क्लोराइड आयन इंडिकेट हो जाता है। विनेगर लाइक स्मेल है तो इसका मतलब एसिटेट आयन है उसमें, एसिटिक एसिड की विनेगर। फिर अगर इफर्वेसेंस के साथ CO2 निकलती है, ठीक है, तो अब ऑक्सलेट की ये निशानी है कि सिर्फ इसमें CO2 नहीं होती बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है। अब उसके एक तरीका तो ये है कि उसके टेस्ट ट्यूब के मुंह के अंदर आप मुंह के पास एक माचिस लेके आए, माचिस की तीली जला के लेके आए, अगर वो ब्लू आता है तो फिर इसमें का मतलब है ऑक्सलेट है, कार्बन मोनोऑक्साइड वहां पे डिटेक्ट हो रही है, ब्लू फ्लेम के साथ जलती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये उनके जनाब कंफर्मेटरी टेस्ट है। नाइट्रेट का तो ये इंपॉर्टेंट रिंग टेस्ट इसे कहते हैं। तो ये एमसीक्यूज में जो बाय नेम टेस्ट होते हैं ना, वो आ सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे टेस्ट हैं, जो कि मॉलिश टेस्ट है, पाम टेस्ट है, वो आपने करना है। मॉलिश टेस्ट जैसे कि ग्लूकोज की आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के एनालिसिस का भी सरसर साहब ने एक लेक्चर आपका शायद जरूर रखा होगा, अगर नहीं रखा होगा तो उसको भी हम दरमियान में डिस्कस कर लेंगे। ब्रोमाइड आयन अगर हैं, यानी कि ब्रोमाइड आयन मौजूद है, तो वो सिल्वर आयन, सिल्वर, अब जितने भी क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड है, या सिल्वर के साथ रिएक्ट करेंगे। अब सिल्वर के साथ इसके ब्रोमीन होगा तो येलो पीपीटी है, आयोडीन होगा तो उसके भी येलो पीपीटी है, लेकिन ये कलर में थोड़ा ये पेल येलो होते हैं, ये स्कारलेट जो क्या कहते हैं, ये ब्राइट येलो होते हैं। ठीक है जी। लेड एसिटेट के साथ आयोडीन मिला के लेड आयोडाइड बना लेता है, ये येलो पीपीटी होता है, सिल्वर आयोडाइड बनता है। तो KMnO4 के साथ भी इसकी CS2 की लेयर बन जाती है। अच्छा, क्लोराइड के साथ एक स्पेशल टेस्ट है इसके लिए, इसको क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट कहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्रोमाइल क्लोराइड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंफर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयन। आप साल्ट लें, उसमें सोडियम सॉलिड पोटेशियम क्रोमेट ऐड करें, डाइक्रोमेट, सल्फ्यूरिक एसिड डालें और हीट करें, तो आपको रेडिश ब्राउन वेपर निकलते हुए नजर आएंगे, जिसके क्रोमाइल क्लोराइड के वेपर होते हैं। ये क्रोमाइल क्लोराइड का फार्मूला FSC की बुक जो है उसमें छठे चैप्टर में लिखा हुआ है। एसीटेट के लिए जो है वो पाम टेस्ट इसे कहते हैं, कि आप एक ड्रॉप लें हाथ पे, पानी डालें और उसको रब करके देखें, विनेगर की स्मेल आई तो एसीटेट है। इसके अलावा एसीटेट का एक कंफर्मेटरी टेस्ट है कि आप साल्ट लें, उसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करें और साथ में इथेनॉल ऐड करें, फ्रूटी स्मेल आएगी, एस्टर फॉर्मेशन होगी। ऑक्सालेट के लिए KMnO4 के साथ कलर डिस्चार्ज होगा उसका। अब स्पेशल ग्रुप में दो हैं, तो एक तरीका तो ये है कि आप उसमें अगर दोनों में एसिड डिल्यूट एसिड से भी कोई गैस नहीं निकलती, कंसनट्रेटेड से भी कोई गैस नहीं निकलती, आप उसमें सिल्वर नाइट्रेट डालें। तो अगर तो येलो पीपीटी बन जाएंगे तो फॉस्फेट है, प्रेजेंट है, अगर नहीं बनेंगे तो फॉस्फेट एब्सेंट है। ठीक है, ये उसका दोनों का आइडेंटिफिकेशन का टेस्ट है शुरू पे।
फिर आप बेरियम क्लोराइड ऐड करें, वाइट पीपीटी बनेंगे, इसके में भी बनेंगे और फॉस्फेट में भी बनेंगे और सल्फेट में भी बनेंगे। अगर HCl में डिसॉल्व हो जाते हैं, सॉल्युबल है तो वो फॉस्फेट है, इनसॉल्युबल है तो वो सल्फेट। ठीक है जी। तो इसके अलावा लेड के साथ इसका है, अमोनियम मोलैब्डेट के साथ होता है, ये आमतौर पर लेबोरेटरीज में इस्तेमाल नहीं होता। अब बात आगे चलते हैं, कलर ऑफ ये है कुछ ड्राई टेस्ट की बात करेंगे। पहले चलें ड्राई टेस्ट। अच्छा, ड्राई टेस्ट वो होते हैं, अच्छा बच्चे भी आमतौर पर करते हैं, आप भी क्लियर करें, आप भी पढ़ाते होंगे सब लोग, कि जो कलर चेक करना और ऑर्डर चेक करना ये ड्राई टेस्ट की हेडिंग में नहीं आता, ये होते हैं फिजिकल टेस्ट। ड्राई टेस्ट कौन से हैं? जो ड्राई पाउडर्ड एसिड लेके जो टेस्ट किए जाते हैं उनको ड्राई टेस्ट कहते हैं। मिसाल के तौर पर फ्लेम टेस्ट, आप डायरेक्ट फ्लेम पे उसको साल्ट को हीट करते हैं या उसको HCl में कर लेते हैं ताकि उनके क्लोराइड बन जाए। अच्छा, ये क्वेश्चन आ जाता है, फ्लेम टेस्ट के लिए HCl में क्यों उसका पेस्ट बनाते हैं? वो इसलिए कि जितने भी साल्ट हैं, जितने भी मेटल्स हैं, उनके क्लोराइड मोर वोलाटाइल है। HCl में उसका पेस्ट इसलिए बनाते हैं ताकि वो साल्ट जो है वो अगर सल्फेट है, फॉस्फेट है, कोई और है, तो वो क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाए, जो कि मोर वोलाटाइल है, और आसानी से फ्लेम टेस्ट जो है वो उसका कलर आ जाएगा। तो ये ड्राई टेस्ट नहीं है, ये जो है वो कलर स्मेल, इनको ड्राई तो कहेंगे, साथ में ले फिजिकल टेस्ट है, डेंसिटी, फ्लेम, फ्लेम टेस्ट, बोरक बीस टेस्ट, चारकोल कैविटी टेस्ट, फिल्टर टेस्ट, ये ड्राई टेस्ट में आएंगे। अब कलर ऑफ साल्ट डिफरेंट याद रख लें कि फेरक के साल्ट जो है लाइट ग्रीन होंगे, फेरक के येलो होंगे। ये आप देख लीजिएगा कि कौन से साल्ट किस कलर के हो सकते हैं। स्मेल जो है वो दो तरह के साल्ट से तीन तरह के देते हैं, या एसीटेट हो जाए तो एसिटिक एसिड की स्मेल, रोडना की स्मेल है अगर सल्फाइड आयन है, और अगर अमोनियम आयन है तो फिर अमोनिया की स्मेल आएगी। फ्लेम टेस्ट क्या है कि आप उसको एक फ्लेम पे बर्न करें, तो अगर ब्लूइश ग्रीन आ जाए तो कॉपर है, ग्रासी ग्रीन आए तो बेरियम है, क्रिम्सन रेड आता है तो सल्ट्रॉन्शियम है, ये सारे। बोरक्स बीट टेस्ट में प्लाटिनम या किसी भी इनर्ट मेटल की वायर के साथ उसको बोरक्स को पहले हीट किया जाता है, बोरक्स का बीड बन जाता है। तो बोरक्स का बीड बनता है तो इसमें इसको आप ऐड कर देते हैं किसके साथ, वो साल्ट स्प्रिंकल करते हैं इसको उसके ऊपर और दोबारा हीट करते हैं। तो जो बीड का कलर आएगा उससे हमें पता चलेगा कि कौन सा जो है वो है मेटल है। तो ये मुख्तलिफ मेटल्स के लिए कलर। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और रिड्यूसिंग फ्लेम क्या होता है? बंसन बर्नर आपने देखा होगा जो गैस पे चलते हैं, उसके नीचे एक छोटा सा सुराख होता है। जब उसको सुराख को ओपन करते हैं तो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन आती है, तो उसको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कहते हैं। अगर उसका वो सुराख बंद कर दें तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, इसको रिड्यूसिंग फ्लेम कहते हैं। ये थोड़ी सी बात है जी। अब चारकोल कैविटी टेस्ट, फिल्टर एश टेस्ट पहले मैं आपको बताता हूँ कि फिल्टर एश टेस्ट में कोबाल्ट नाइट्रेट का सोल्यूशन होता है, टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, वो डिप पीस ऑफ फिल्टर पेपर उसमें डिप करें और इसमें ड्राई पेपर करके इसको ग्राइंड करें, यानी कि पहले डिप करना आपने साल्ट के सोल्यूशन में, फिर कोबाल्ट नाइट्रेट के सोल्यूशन में, फिर हीट करके उसको ऐड करें, हीट करें ड्राई करके। तो जो ऐश बनती है उसके कलर से पता चलेगा, अगर ब्लू ऐश है तो एल्यूमिनियम है, ग्रीन है तो जिंक है, पिंक है तो मैग्नीशियम है। ये इनके कलर्स ऐशेस के याद रखने हैं हमने। अच्छा, ये है जनाब वेट टेस्ट, उसके बाद आ जाते हैं वेट टेस्ट। ये जो ओरिजिनल सोल्यूशन बना के किए जाते हैं वो सारे वेट टेस्ट कहलाते हैं। डायरेक्ट साल्ट के साथ जो किए जाएंगे वो है जी ड्राई टेस्ट। अच्छा, अब 6 ग्रुप हैं, अब मैं उसकी तरफ चलता हूँ आपके पास, जो मैंने अभी आपको कहा था कि हम चलेंगे। पहले इसके थ्योरेटिकल बैकग्राउंड देखेंगे। ये, हाँ जी, ये आपके पास आ गई स्क्रीन, जरा मुझे बताइएगा जो पहले हम बात कर रहे थे उनके बारे में। जी। यस सर, हाँ। विजिबल है। अच्छा, अब देखें जी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का क्या रोल है। हम ये तो मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी बेसिक रेडिकल है उनको आइडेंटिफाई करना है हमने प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में। 6 ग्रुप बेसिक रेडिकल के ग्रुप हैं, उनको अपने 6 के डिफरेंट ग्रुप रीजेंट हैं। अब किस बुनियाद पर हैं, किस रेडिकल के कौन से सार्ट्स जो है वो
लेस सॉल्युबल होते हैं, हम उनमें उनको तब्दील करते हैं। तो अगर तो वो प्रेसिपिटेट हो जाए, इसका मतलब है वो साल्ट मौजूद है। मिसाल के तौर पर ये देखिए, पहले ग्रुप की बात करते हैं, इसमें लेड, सिल्वर और मरकरी होते हैं। तो ये सारे के सारे इनके जो क्लोराइड्स हैं ये लीस्ट सॉल्युबल हैं। तो HCl अगर आप ऐड करते हैं, जैसे क्लोराइड जाएंगे तो फॉरन क्लोराइड आयन जो है वो इनके साथ अटैच हो जाएंगे। तो वो क्या करेंगे, प्रेसिपिटेट फॉर्म में चले जाएंगे। क्योंकि लेड आयंस भी मौजूद हों या सिल्वर भी मौजूद हो और मर्क्यूरी भी हो और क्लोराइड भी साथ मौजूद हो, तो इनकी KSP बहुत कम है, ये बहुत कम मिकदार में आयनाइज फॉर्म में रह सकते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा ज्यादा HCl ऐड करते हैं तो फौरन जो लेड आयन को या मर्क्यूरी को या सिल्वर को वो कंबाइन करके प्रेसिपिटेट बना लेते हैं, तो नीचे बैठ जाते हैं। तो ग्रुप 1 के जो रेडिकल है इजीली प्रेसिपिटेट होंगे क्लोराइड की फॉर्म में। किस फॉर्म में जी? क्लोराइड की फॉर्म में, ये आपने याद रखना है। तो इसलिए हम इसका ग्रुप रीजन क्या रखते हैं जी? डाइल्यूट HCl। जैसे डाइल्यूट HCl ऐड करते हैं तो क्लोराइड फौरन उन आयंस के साथ मिल जाते हैं, क्लोराइड बना लेते हैं। लेड भी है, क्लोराइड बनाता है, सिल्वर भी है। अब ग्रुप 2 के जितने भी हैं वो सल्फाइड की सूरत में इंसॉल्युबल होते हैं। तो हम क्या करते हैं, H2S ऐड करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम सिंपल डायरेक्ट H2S क्यों नहीं ऐड किया, डायरेक्ट H2S क्यों ऐड नहीं की, HCl की मौजूदगी में क्यों की है? जी, इसका सवाल का जवाब है आपके पास। उसकी वजह ये है कि अगर आप H2S तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अगर उसमें आप पास करते हैं तो वो तो ज्यादा आयोनाइज ही नहीं होगी। सल्फाइड आयन की मिकदार बहुत कम बनेगी, तो हो सकता है वो प्रेसिपिटेट ही ना हो, सल्फाइड आयन इतने बने ही ना कि तमाम जो दूसरे ग्रुप के रेडिकल्स को प्रेसिपिटेट कर सकें। तो HCl की मौजूदगी में H2S ऐड करने का तरीका ये है, की वजह ये है कि जो सल्फाइड आयंस हैं उनकी मिकदार जो है वो कम हो, बहुत ज्यादा ना हो जाए। HCl की मौजूदगी में इसकी जो है सप्रेस हो जाएगी आयनाइजेशन। तो इसके अलावा दूसरी वजह यह है कि यहाँ पे एसिडिक मीडियम की जरूरत होती है। यहाँ पे सल्फाइड जो प्रेसिपिटेट होंगे वो एसिडिक मीडियम में होंगे, इसलिए HCl की मौजूदगी भी जरूरी है। तो ये क्लोराइड की सूरत में तो नहीं, सल्फाइड की सूरत में आ जाते हैं। ये देखिए जी, तो PPT जो बनेंगे इनके कलर से भी हम इनके, तो दीज आयंस हैं जो सेकंड ग्रुप के प्रेसिपिटेटेड इन दियर सल्फाइड फॉर्म बाय पासिंग H2S गैस थ्रू दियर सॉल्यूशन कंटेनिंग HCl। जिसमें HCl पहले से मौजूद होगा उसमें से आप ऐड करें। अब HCl क्या करता है जी, H2S की आयनाइजेशन को सप्रेस कर देता है वीक इलेक्ट्रोलाइट की वजह से, जिसकी वजह से सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा नहीं होती। तो जितने सल्फाइड आयन होंगे वो फौरन उनके साथ मिल जाते हैं। तो hence common and effect of rate, it suppresses the degree of dissociation of H2S, thus concentration of sulfide ion reduced to very much, कम हो जाती। तो reduce concentration जो है वो काफी होती है उनको प्रेसिपिटेट करने के लिए। ज्यादा कंसंट्रेशन होगी तो वो जो डिजोल्व प्रेसिपिटेटेड है वो दोबारा डिजोल्व भी हो सकते हैं। तो याद क्या रखना है जी, सल्फाइड के सूरत में सेकंड ग्रुप आता है जी। अब थर्ड ग्रुप में का ग्रुप रीजन क्या होता है जनाब? हम क्या करते हैं, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ये दोनों चीजें ऐड करें। तो आमतौर पर अमोनियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में होते हैं। अब यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है कि अगर आप सिंपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं तो वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, लेकिन वो हो सकता है सही तरह से ना हो। तो अमोनियम क्लोराइड की मौजूदगी में अमोनियम हाइड्रोक्साइड की आयनाइजेशन सप्रेस हो जाती है और लिमिटेड OH आयंस बनते हैं। लिमिटेड बनेंगे तो वो फौरन इन आयन के साथ फेरिक, क्रोमियम और एल्यूमिनियम के साथ मिलकर साल्ट जो है वो प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में नीचे बैठ जाएंगे। तो प्रेसिपिटेट बनेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड की मौजूद में। तो हमने क्या करना है, ये हाइड्रोक्साइड ग्रुप, ये ग्रुप जो है वो तीसरा ग्रुप हाइड्रोक्साइड की सूरत में क्या होगा, प्रेसिपिटेट होगा। अब ग्रुप 4 जो है निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज, ये भी सल्फाइड की सूरत में होता है। लेकिन इसमें आप क्या करते हैं जी, आप H2S गैस पास करते हैं, सल्फाइड जो पहले से अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपने ऐड किया है उसी में आपने क्या करते हैं, H2S सप्लाई करेंगे। तो ये बेसिक मीडियम में सल्फाइड बनते हैं। वो पहला HCl प्लस H2S था, दूसरा ग्रुप तो एसिडिक मीडियम बनते हैं, इनके बेसिक मीडियम में बनते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड में ही क्या कर दिया जी, H2S पास कर दी। तो सल्फाइड की सूरत में फर्क क्या होगा, सेकंड ग्रुप वाले सल्फाइड इन एसिडिक मीडियम और ये फोर्थ ग्रुप वाले सल्फाइड इन बेसिक मीडियम, ये डिफरेंस है।
पांचवें ग्रुप में बेरियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम है। इसमें आप करते हैं अमोनियम क्लोराइड करते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं, साथ में अमोनियम कार्बोनेट भी ऐड करते हैं, बॉयल और कूल करके अमोनियम कार्बोनेट ऐड करते हैं। अब इससे अमोनियम आयनो क्लोराइड आयन्स बनते हैं, अमोनियम क्लोराइड से अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनते हैं। अच्छा, अमोनियम कार्बोनेट भी यहाँ पे क्या करता है जी, कार्बोनेट आयन पैदा करता है। अब यहाँ पे मकसद फिर वही है, अमोनियम क्लोराइड की मौजूदगी में अमोनियम कार्बोनेट इसलिए ऐड कर रहे हैं कि इन कॉमन इफेक्ट की वजह से इन कार्बोनेट की कंसंट्रेशन एक्सेस में ना हो जाए। एक्सेस में होगी तो वो अच्छे तरीके से पीपीटी बनाएंगे नहीं, क्योंकि प्रेसिपिटेशन के लिए हमने पीछे जो सूरतें पढ़ी हैं, कंडीशंस पढ़ी हैं, वहां पे ये भी पढ़ा है कि डाइल्यूट सोल्यूशन होना चाहिए, कंसंट्रेशन जो है वो इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए प्रेसिपिटेटिंग एजेंट की। तो इस प्रेसिपिटेटिंग एजेंट यानी कि कार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन को कम करने के लिए हमने ये कदम उठाया कि साथ में अमोनियम क्लोराइड भी ऐड किया। तो ये भी कॉमन एंड फैक्ट है जी। इसके अलावा ये मैग्नीशियम भी, बेरियम भी, ये कार्बोनेट्स की सूरत में इंसॉल्युबल होते हैं। ग्रुप सिक्स का कोई रीजेंट नहीं है। जो अगर ग्रुप फाइव जो है वो एब्सेंट हो तो छठा जो है वो प्रेजेंट होता है। इसके लिए कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं है। अब साथ ही हम चले जाते हैं उस पेज पे 60 एनालिसिस के। ये देखिए जी, पहले ग्रुप के जितने भी डाइल्यूट HCl, ये सेकंड ग्रुप है। पहला जो डाइल्यूट HCl ऐड करें वाइट पीपीटी बनेंगे तमाम रेडिकल्स के। सेकंड है डाइल्यूट HCl में अगर नहीं बनते तो फिर साथ में H2S भी ऐड करते हैं। अब इसमें कलर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं पीपीटीज के। कैडमियम में तो ब्राइट येलो बनते हैं, ये तीनों हों तो ब्लैक बनते हैं, आर्सेनिक के येलो बनते हैं, SB के ऑरेंज बनते हैं और इसके चॉकलेट ब्राउन बनते हैं। अब ये सेकंड बी ग्रुप है, ये सेकंड ए है। इनको आप आगे हम देखेंगे कैसे चेंज करते हैं। इनको हम अमोनिया में अमोनियम येलो सल्फाइड में डिजोल्व करके देखते होते हैं इनको आइडेंटिफाई करने के लिए बार। तो तीसरा जो है वो आप सोडियम सॉलिड अमोनियम क्लोराइड ऐड करेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे। यहाँ पे भी अगर आपके ब्राउन पीपीटी बनते हैं तो फेरस या फेरिक है, डर्टी ग्रीन बनते हैं तो क्रोमियम है, व्हाइट कैलेटन बनते हैं तो एल्यूमिनियम। नेक्स्ट जो है जी, अमोनियम क्लोराइड सॉलिड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका वो तरीका होता है कि तीन पार्ट हम कर लेते हैं इसके, इसी जो है वो ना, इसी क्या कहते हैं स्टेज पे। तो तीन पार्ट में, एक में आप, एक ये हो गया सिंपल, एक H2S पास कर देते हैं, एक में अमोनियम कार्बोनेट पास कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो अगर इसमें आ जाएगा तो फिर तो थर्ड ग्रुप है, इसमें आ जाएगा तो फोर्थ ग्रुप है, अगर H2S पास करने से आता है। अगर अमोनियम तीसरे से आता है, अमोनियम कार्बोनेट ऐड करने से वे पीपीटी बनते हैं, तो फिर ये पांचवें ग्रुप के रेडिकल्स होते हैं। आगे ये देखिए जी, डाइल्यूट HCl ऐड किया तो वाइट पीपीटी बने, फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट है। इसमें आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर लें तो अगर वो सॉल्युबल हैं, पीपीटी चेंज टू ब्लैक हो जाए तो मरकरी है, कुछ भी ना हो तो वो क्या हो सकते हैं जी, लेड और सिल्वर हो सकते हैं। तो लेड का ये कंफर्मेटरी टेस्ट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, और सिल्वर का भी यही है। इसके होंगे तो ब्रिक रेड आएंगे, इसमें तो येलो पीपीटी आएंगे, ये याद रखने की बात है। सेकंड ग्रुप की अगर हम बात करें, समरी बयान कर लें तो ये है जी, सेकंड ए साल्ट और डाइल्यूट HCl के साथ OS बनाना, ओरिजिनल सोल्यूशन, क्लियर सोल्यूशन होना चाहिए, तो H2S पास कर दें। तो अगर कलर पीपीटी बनते हैं तो सेकंड ग्रुप प्रेजेंट है, अगर नहीं बनते तो सेकंड ग्रुप एब्सेंट है। अब सेकंड में भी दो कैटेगरीज है, सेकंड ए और सेकंड बी। इसको येलो अमोनियम सल्फाइड कहते हैं, इसको उसके साथ बॉयल करें इसको। तो अगर पीपीटी इनसॉल्युबल है तो सेकंड ए है, सॉल्युबल है तो सेकंड बी है। सेकंड बी में आर्सेनिक। तो अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ये आमतौर पर जो सेकंड बी है इसके साथ हम करवाते नहीं, क्योंकि आर्सेनिक और ये एंटीमनी जो है वो थोड़े से हैं, क्या कहते हैं, खतरनाक है। उसके बाद ब्राइट, अगर पीपीटी बनते हैं तो ब्राइट येलो हो तो वो है जी कैडमियम, ब्लैक हो तो कॉपर और लेड हो सकते हैं। ब्लैक पीपीटी कॉपर, लेड और मरकरी हो सकते हैं, और ये कैडमियम हो सकते हैं। फिर अगर साल्ट ब्लू है तो उसमें कॉपर है डेफिनेटली, अगर साल्ट वाइट है तो वो इन तीनों में से कोई हो सकता है। अब इसको बॉयल करें जनाब नाइट्रिक एसिड के साथ। अगर ये पीपीटी जो बने हैं तो सॉल्युबल है तो लेड और बिस्मिथ होंगे, अगर इनसॉल्युबल है तो वो मरकरी और दूसरा हो सकता है। आगे इनके कंफर्मेटरी टेस्ट है, सेकंड बी ग्रुप के लिए भी है ये ऐसे ही।
अगर येलो अमोनियम सल्फाइड में सॉल्युबल हो गया तो वो सेकंड बी है। अब इनके डिफरेंट कलर, येलो है तो वो आर्सेनिक हो सकते हैं पीपीटी, ऑरेंज है तो जनाब एसपी है, स्टेनस है अगर वो चॉकलेट रेड कलर के हैं तो। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। अच्छा ये जरा एल्यूमिनियम के ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्यूमिनियम जेलेटन वाइट पीपीटी एल्यूमिनियम के होते हैं, जेलेटन वाइट पीपीटी। अगर आप ये ग्रुप एजेंट ऐड करते हैं, पीपीटी आ जाते हैं तो थर्ड ग्रुप है, नहीं आते तो थर्ड ग्रुप एब्सेंट है। तो इनके कलर जो है वो, ये देखिए क्रोमियम के जो है वो डर्टी ग्रीन होते हैं या ग्रीन पीपीटी, ब्राउन हो तो फेरस या फेरिक होता है, अगर व्हाइट हो तो एल्यूमिनियम। तो इन पीपीटी के कलर से ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं रेडिकल। फिर के एस सी एन के साथ जो है ब्लड रेड कलर आएगा तो ये, ठीक है जी, ये होता है फेरस होता है। तो नो ब्लड रेड आए तो फेरस है, ये आ जाए तो फेरिक है। फेरिक का ब्लड रेड आएगा, फेरस का नहीं आएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन तीनों होते हैं, कोई कलर नहीं आता पीपीटी का तो एल्यूमिनियम। अगर ग्रीन आता है तो वो फेरस है, अगर ब्राउन आता है तो फेरिक है। चौथे ग्रुप के रेडिकल भी ऐसे ही हैं, आइडेंटिफाई कर लिया जैसा कि हमने पहले बात की है ग्रुप रीजन से। तो अगर हैं तो वो कितने किस्म के हो सकते हैं, कोबाल्ट, निकल, जिंक और मैंगनीज हो सकते हैं चौथे ग्रुप। तो पीपीटी वाइट है और ग्रेश है लेकिन साल्ट भी वाइट है, फिर तो जिंक होगा। अगर पीपीटी ब्लैक है लेकिन वो साल्ट भी कलर है तो फिर निकल और कोबाल्ट हो सकता है। पीपीटी पिंक है और साल्ट भी लाइट पिंक है तो फिर वो मैंगनीज। ठीक है। आगे इनके कंफर्मेटरी टेस्ट है। इनके कंफर्मेटरी हाइड्रोक्साइड के साथ हर एक का कंफर्मेटरी, क्योंकि ये सारे के सारे हाइड्रोक्साइड के साथ कलर्ड पीपीटी बनाते हैं। ये ग्रुप 5 है जी, बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। तो ये रीजन अगर पीपीटी बनते हैं तो पांचवा ग्रुप है। तो जनाब इसको जो पीपीटी बनते हैं तो इससे पता चल जाएगा कि कौन से हैं। तो अगर आप उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट ऐड करते हैं, येलो पीपीटी जानते हैं तो बेरियम है। अमोनियम सल्फेट ऐड करें, व्हाइट पीपीटी बनते हैं तो स्ट्रोंशियम है। ये उनके कम। छठे ग्रुप में एक तो टेस्ट फॉर मैग्नीशियम है कि हाइड्रोक्साइड ऐड करें तो व्हाइट पीपीटी जानते हो मैग्नीशियम। बाकी जो है वो कोई भी छठे ग्रुप में एलिमेंट ऐसा नहीं है जो हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करे। तो अगर बच्चों का बताना चाहें कि छठे ग्रुप में सोडियम हाइड्रो साल्ट में डायरेक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड डालें, अगर तो पीपीटी नहीं बनते फिर तो डायरेक्ट है छठा ग्रुप ही है। अगर पीपीटी बन जाते हैं तो फिर उनमें से कोई और ग्रुप हो। ये पोटाशियम के लिए फ्लेम टेस्ट भी है और ये टारटारिक एसिड, ये कुछ कंफर्मेटरी टेस्ट इसके हैं, ये आप इसको ज़हन नशीन कर लीजिएगा। अच्छा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनमें एनालिसिस जो है वो क्या होगा। सबसे पहले तो आपने ये देखना है जी ऑर्गेनिक कंपाउंड एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल। न्यूट्रल कंपाउंड में कौन कौन से हो सकते हैं, या वो ग्लूकोज हो सकते हैं, अल्डिहाइड्स हो सकते हैं, कीटोन्स हो सकते हैं, या न्यूट्रल है। एसिडिक में कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकते हैं या फिनोल हो सकते हैं। बेसिक में क्या हो सकता है जी, अमाइंस हो सकती हैं। बेसिक में ज्यादा कौन सी हैं जी, अमाइंस। तो आप ये देखें कि अगर तो वो लिटमस पेपर का कोई असर नहीं हुआ तो फिर तो वो अल्डिहाइड्स होंगे या शुगर्स होंगे। अगर ब्लू रेड हो गया है इसका मतलब वो एसिडिक है। एसिडिक में कार्बोक्सिलिक एसिड होगा या फिनोल होगा, कार्बोलिक एसिड। और अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू हो गया तो आप समझ लें वो बेसिक। तो अगर इस एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल से हमें एक क्लास का पता चल गया, तो अगर एसिडिक है तो इसका मतलब या फिनोल है या एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसका तरीका यह है कि आप उसका सोल्यूशन बनाएं या साल्ट सॉलिड ले लें, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉरी सोडियम बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट का सोल्यूशन ऐड करें। अगर इफर्विसेंस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हो जाए तो इसका मतलब है वो एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर नहीं हुई तो फिनोल है। तो फिनोल को कंफर्म कैसे करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड तो ऐसे कंफर्म होगा फ्रूटी स्मेल वाला, जो टेस्ट कर लें एथेनॉल ऐड करके तो फ्रूटी स्मेल आ गई तो वो कंफर्म है। लेकिन फिनोल को कंफर्म करने के लिए ब्रोमीन वाटर ऐड कर सकते हैं, व्हाइट पीपीटी बन जाए तो इसका मतलब है ट्राइब्रोमोफिनोल के व्हाइट पीपीटी बन चुके हैं। इसके अलावा एक और है जो एलिमेंटल एनालिसिस है,
ये मैं स्टार्ट पे आपको लेके जाता हूँ। अच्छा, ये जी एलिमेंटल एनालिसिस को लेजाइन टेस्ट या सोडियम एक्सट्रैक्ट कहते हैं। अच्छा, उसका तरीका क्या होता है? पहले तो सोडियम एक्सट्रैक्ट तैयार करने का तरीका कि आप एक फ्यूजन ट्यूब लेते हैं, छोटी सी ट्यूब होती है फ्यूजन। आप अगर यूट्यूब पे भी एक सोडियम एक्सट्रैक्ट या लेजाइन टेस्ट करने का तरीका देखें तो आप उसको समझ सकते हैं। आप उसमें एक लेंगे, सोडियम मेटल लेंगे और उसमें साल्ट ऐड करेंगे या कंपाउंड ऐड करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको हीट करेंगे। उसका फायदा ये होता है, हीट करने से केमिकल रिएक्शन हो जाता है सोडियम के साथ। तो इसके अंदर जो भी हेट्रो एटम मौजूद है, कोई सल्फर है, कोई हेलोजन है या कोई और है, वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाता है। किसके साथ रिएक्ट कर जाता है? नाइट्रोजन के साथ, सॉरी, सोडियम के साथ। सोडियम को अब जब आप उसको रेड हॉट करके तोड़ते हैं वाटर में, तो उसका जो सोल्यूशन बनेगा उसके सारे के सारे साल्ट बन जाएंगे। नाइट्रोजन भी साल्ट की सूरत में आ जाएगा, सल्फर भी और हेलोजन भी। अब जो नाइट्रोजन है वो आमतौर पर सोडियम के साथ कार्बन और नाइट्रोजन मिलकर सोडियम साइनाइड की सूरत में आता है। तो अगर आप इसमें फेरस सल्फेट ऐड करते हैं या फेरिक क्लोराइड ऐड करते हैं तो प्रोशन ब्लू कलर बनता है। तो ये ब्लू कलर ये जाहिर कर रहा है कि यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है। इसी में अगर फेरस सल्फेट ऐड कर दो तो ब्लड रेड कलर आ जाए, तो इसका मतलब है यहाँ पे सल्फर भी है और नाइट्रोजन भी है। अगर ये सल्फर और नाइट्रोजन नहीं, सल्फर और नाइट्रोजन इकट्ठे भी नहीं है और सल्फर अकेला भी, नाइट्रोजन अकेला भी नहीं है, सॉरी, सल्फर और नाइट्रोजन, ठीक है। फिर आपने ये देखना है कि उसमें लेड एसीटेट ऐड करें। ये एस एस नहीं है, सी है। अगर ब्लैक पिपटी बन जाते हैं तो सल्फाइड यानी कि लेड सल्फाइड यानी कि सल्फर मौजूद है, नहीं बनते तो सल्फर मौजूद नहीं है। हेलोजेंस के लिए आप उसमें सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे। सिल्वर नाइट्रेट अगर ऐड करने से वाइट पीपीटी बन जाते हैं तो हेलोजेंस हैं। अब उसके कलर वही साल्ट एनालिसिस वाले, अगर वो वाइट पीपीटी हैं तो आपके पास वो क्लोरीन होगा, अगर डर्टी वो लाइट येलो है तो आयोडीन होगा, अगर वो ब्राइट येलो है तो वो ब्रोमीन होगा। ये जनाब उसके कुछ टेस्ट हैं। इसको पढ़ें, देखें, इसके की पॉइंट्स देखें, इसको टेस्ट में भी मैं शामिल करूंगा। तो अच्छा, अल्डिहाइड के लिए मैंने टेस्ट नहीं आपको बताया पीछे। अल्डिहाइड के लिए फैलिंग सोल्यूशन टेस्ट है, रेड पीपीटी बनेंगे फैलिंग सोल्यूशन के साथ, और सिल्वर मिरर टेस्ट है, उसके साथ ये बन जाएंगे जनाब, सिल्वर मिरर बनेगा। ठीक है, ये जनाब आप इसको आज रिवाइज करें। कोई क्वेश्चन है तो इसमें से पूछ लें। बाकी इसकी डिस्कशन आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, इसके क्वेश्चन मैं आपको सेंड भी करूंगा और टेस्ट में भी आ जाएंगे। आप अपने कॉन्सेप्चुअल स्टडी करें। कल हमारा लेक्चर मेरा ख्याल होगा न्यूक्लियर केमिस्ट्री पे। उसमें भी काफ़ी एक दो क्वेश्चन ज़रूर आ जाते हैं, तो वो हम कल डिस्कशन करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन आएंगे, एक तो प्रेसिपिटेशन के पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट ग्रुप रीजेंट जो है वो किस किस ग्रुप का रीजेंट कौन सा है और कौन कौन से ग्रुप किस साल्ट की फॉर्म में इनसॉल्युबल होते हैं। ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के भी कुछ टेस्ट पूछे जा सकते हैं, वो भी आपने याद रखने हैं। इस पर आज इसको इधर ही एंड करते हैं, मीटिंग का टाइम भी ख़त्म होने वाला है। फी मानिल्लाह, कल इस बारे में मज़ीद बात होगी। सर, जी। सर जो एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स हैं, हम्म। जैसे एसिडिक रेडिकल्स के 3 ग्रुप्स में डिवाइड है, बाकी बेसिक 6 में, तो उन्हें किस बेस पे डिवाइड किया हुआ है? अच्छा, ये जो बेसिक रेडिकल पहले सुन लें कि बेसिक रेडिकल्स तो उनके जो साल्ट्स है ना जो इनसॉल्युबल हो सकते हैं, उस बुनियाद पर इनको डिवाइड किया गया 6 ग्रुप्स में। नंबरिंग जो कन्वेंशनल चली आ रही है कि उसको 1 कह दिया, उसको 6 कह दिया, तरतीब है। ठीक है, ये उनके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बुनियाद पर के एक ऐसे फर्स्ट ग्रुप में आयन था जो कि सल्फाइड्स की सूरत में प्रेसिपिटेट होते हैं, उनको एक ग्रुप बना दिया। इनको ABCDEF भी कह सकते थे, 1 2 3 4 5 6 कह दिया। सेकंड वाले जो है वो जो फर्स्ट वाले क्लोराइड की सूरत में प्रेसिपिटेट होते हैं, सेकंड वाले बेसिक रेडिकल की बात करो सल्फाइड्स की सूरत में, थर्ड वाले हाइड्रोक्साइड्स की सूरत में। ठीक है, और फोर्थ वाले जो है वो कार्बोनेट्स की सूरत में, फिफ्थ वाले कार्बोनेट्स की सूरत में, और फोर्थ वाले भी सल्फाइड की सूरत में। लेकिन
सेकंड जो है वो एसिडिक मीडियम में, और फोर्थ वाले बेसिक मीडियम। यानी कि जिस कॉमन आयन के साथ वो लेस सॉल्युबल प्रोडक्ट बनाते हैं ना, उस बुनियाद पर इनको कैटेगराइज किया गया आइडेंटिफिकेशन के लिए। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है ना, तो इसलिए अच्छा, एनालिसिस क्वालिटेटिव एनालिसिस ये होता है कि आपने कोई ऐसा केमिकल टेस्ट करना जिससे विजिबल रिजल्ट आए, ठीक है ना। तो किसी चीज की आइडेंटिफिकेशन के लिए विजिबल रिजल्ट तो ये है कि उसके पीपीटी बन जाए। अब अगर विजिबल नहीं है तो हमें तो नहीं पता उसके साथ उसने उसने रिएक्ट किया है या नहीं किया। तो हमने ग्रुप रीजन ऐसे चुने हैं जिनसे वो विजिबल रिजल्ट या विजिबल पीपीटीज दें। इस बुनियाद पे उनको कैटेगराइज किया गया विजिबल प्रेसिपिटेटिंग रिएक्शन की बुनियाद पर। अब जो एसिडिक रेडिकल है, इनको आपने इनके स्ट्रेंथ की बुनियाद पर है कि कौन जो है वो विजिबल रिजल्ट शो करते हैं डाइल्यूट के साथ, उनको डाइल्यूट एसिड ग्रुप कह दिया। जो डाइल्यूट के साथ नहीं करते, जाहिर है वो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, कंसंट्रेटेड के साथ करेंगे। विजिबल रिजल्ट है, गैस निकलती है, नजर आती है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा रेडिकल। इसके अलावा अगर नहीं आता तो स्पेशल ग्रुप। तो एसिड रेडिकल को एसिड के साथ जब रिएक्ट करवाया जाता है तो पहले से मौजूद एसिड रेड को रिप्लेस कर देते हैं। तो जिससे हमें पता चलता है, गैस की सूरत में निकलता है तो हमें अंदाजा हो जाता है कि यहाँ पे कौन सा पहले रेडिकल मौजूद था। तो यहाँ पे इनकी कैटेगराइजेशन जो है वो विजिबल टेस्ट की बुनियाद पर है कि कौन से रेडिकल्स जो हैं वो किस तरह से किस रीजन के साथ मिलकर जो है वो एक ऐसा टेस्ट देंगे जो उसको विजिबली ऑब्जर्व किया जा सके। इस बुनियाद पर उनको कैटेगराइज किया गया, बेसिक को भी और एसिडिक को भी। हाँ जी, सर आई ये थिंक यू गॉट जो द पॉइंट। हाँ जी थैंक यू। जी जी सर बोले। ये जितने भी टेस्ट हैं सर, ये इतना पॉसिबल नहीं है कि सारा नहीं डाटा नहीं नहीं, एकदम। डाटा आप, मैं इसीलिए आपको ये नहीं कह रहा कि आपने याद करना है। आपने जो बेसिक बेसिक पॉइंट्स याद करने, कंफर्मेटरी टेस्ट याद करने की जरूरत नहीं है। आपने इनके ग्रुप रीजन याद रखने हैं, और ये देखना है कि कौन से ग्रुप के रेडिकल्स जो है वो किस सूरत में प्रेसिपिटेट हो रहे हैं। नंबर वन, एसिडिक रेडिकल में आपने ये देखना कि कौन सा एसिडिक रेडिकल प्रेजेंट है, तो गैस कौन सी निकल रही है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, इतनी इतनी इतना इतना कर लें। और मेजर मेजर जो है वो उनके कंफर्मेटरी टेस्ट देख लें, कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट। अगर कंफर्मेटरी टेस्ट उसने खुद बता दिया है तो फिर उसकी केमिस्ट्री तो आप बता सकते हैं। जैसा कि जो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में कंफर्मेटरी टेस्ट ये है कि वो जब उसको मैग्नीशियम सल्फेट के साथ ट्रीट करते हैं तो कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट में चेंज हो जाता है, तो जो पीपीटी की सूरत में नीचे बैठ जाता है। तो ये थारोली इसको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप उसमें देखें इसको, और इसकी केमिस्ट्री जो है वो जरा अपने माइंड में क्लियर कर लें। कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं आएंगे, ज्यादा क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली ग्रुप रीजन का पूछा जाएगा और किस सूरत में प्रेसिपिटेट होंगे ये पूछा जाएगा। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में आपने जो है वो देखना है कि किस सूरत में प्रेसिपिटेट होते हैं। वहां पे मैं एक ही बात है कि आयनिक प्रोडक्ट अगर ज्यादा है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से तब पीपीटी बनेंगे, नहीं है तो नहीं बनेंगे। कॉमन आयन फैक्टर के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि साल्ट एनालिसिस में ये अगर आप रीजन यूज करते हैं बेसिक रेडिकल में, तो कौन सा थ्योरेटिकल लॉ उसमें यूज होता है, कॉमन आयन फैक्टर। तो आपने इसमें से कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, कोई मेमोरी बेस्ड नहीं आएंगे क्वेश्चन। इसलिए आप इसको थॉरोली पढ़ें, इंपॉर्टेंट बातें जो है ध्यान में रखें। जी। ओके सर। तो लेस देन 1 मिनट है मीटिंग आज, जो है तकरीबन 1.5 घंटे की क्लास, 1.5 घंटे से तो नहीं, 1 घंटा 20-25 मिनट हो गए।